हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीबॉडी संस्कृत स्टूडियो। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ऑल आरपीएससी एस्पायरेंट्स जो कोई भी संस्कृत पढ़ रहे हैं किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए, सभी का वेलकम करती हूँ। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला, जिसका अभ्यास हम करने वाले हैं। संस्कृत वर्णमाला के बहुत सारे टॉपिक हम पिछली वीडियोज में कर चुके हैं और उसके अभ्यास के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। संस्कृत वर्णमाला में हमने क्या पढ़ा था, इसको देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत वर्णमाला में हमने माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला पढ़ी। सबसे पहले हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र इसका पहला सब टॉपिक था। उसके बाद हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान, ठीक है। और इसके ठीक बाद हमने पढ़ा था यत्न विवेक। यत्न विवेक के अंदर दो पार्ट थे, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। इस प्रकार से इसके भी लिए मैंने दो वीडियो बनाए हैं। तो ये इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बन चुके हैं। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला का अभ्यास, जो कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। आज ये अभ्यास सत्र है और ये सब टॉपिक्स के कहीं ना कहीं आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रत्येक वीडियो में आप 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर मेरी हेल्प के माध्यम से, और इसी तरीके से आपको जितने भी संभावित प्रश्न हैं आपको सारे सॉल्व करवाए जाएंगे एक एक वीडियो के द्वारा। चलें, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। पूछा है विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण है। यह प्रश्न पूछने का मतलब है कि निम्न में से कौन से ऑप्शन के अंदर, कौन से विकल्प में आपको वर्ण दिख रहा है जो कि विवार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बाह्य यत्नों वाली जो क्लास है वहां पर समझाया था कि ये तीन तीन यत्न जो हैं एक एक वर्ण के लिए होते हैं और महाप्राण अल्प प्राण का अलग से विभाजन किया था। तो इनमें से आपको पहला ही ऑप्शन जो कि दिख रहा है ख, जो ये क वर्ण का द्वितीय वर्ण है और द्वितीय वर्ण यहीं पर आ रहा था। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से विभाजन किया था, आपको याद आ जाएगा। और दूसरा वर्ण है तो ये दूसरा वर्ण महाप्राण की श्रेणी में आता है, इसलिए हमें एक पहला ऑप्शन जो दिख रहा है ये सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न पूछा है वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कहलाते हैं। वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। इजी है। तीसरा प्रश्न पूछा है प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न संभव है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको जब बाह्य यत्न पढ़ाए थे तब बताया था कि कुल 11 बाह्य यत्न हैं, जिनमें से प्रारंभिक 8 व्यंजनों से संबंधित है, अंतिम 3 स्वरों से संबंधित है। वही बात यहाँ पर प्रश्न के रूप में पूछी गई है कि प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न संभव हैं? 3। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हकार के यत्न हैं। यहाँ पर पूछा है ह वर्ण जो है इसके कितने यत्न हैं, ये कौन कौन से यत्न हैं ये पूछ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, सारे ऑप्शंस को देख लें एक बार, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि आभ्यंतर यत्न में हकार का ईशत विवृत यत्न था, जहाँ पे सभी ऊष्म वर्ण बोले जाते हैं, ठीक है। और फिर इधर बाह्य यत्नों में सवार नाद घोष के अंतर्गत ह आ रहा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले कॉलम से ह हटकर नीचे आ जाता है। सारी ट्रिक के साथ में हमने पढ़ा इन चीजों को। तो ईशद विवृत और सवार नाद घोष इसके यत्न हैं। ये बाह्य यत्न और आभ्यंतर दोनों का सम्मिलित प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा है, यहाँ पर पूछ रहे हैं ऋस्व भेद किसका नहीं है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। प्रश्नों को लिखा है ऋस्व भेद किसका नहीं है। देखिए, अ ई उ इन सब के ऋस्व भेद होते हैं और ये ए जो वर्ण दिख रहा है आपको, इसका ही ऋस्व भेद नहीं होता है, ये अपने आप में दीर्घ होता है। अगला प्रश्न पूछा है ए का नहीं होता है। वही प्रश्न को यहाँ पर घुमाकर पूछ लिया है कि ए का क्या नहीं होता है। ए दीर्घ होता है, प्लुत होता है और ये ऋस्व नहीं होता है। जो बात हमने यहाँ पर समझी वही यहाँ पे अलग से प्रश्न के रूप में पूछ लिया गया है। अगला देखें, प्रश्न आपके सामने आया है, क्या लिखा है, री और री की सवर्ण संज्ञा होने पर कुल भेद हो जाते हैं। देखिए, सवर्ण संज्ञा से संबंधित बात अभी तक वैसे हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हुआ है तो इसको एक बार सीख लीजिए कि तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि जिन वर्णों के अभ्यंतर यत्न और उच्चारण स्थान समान होते हैं वहां
उनको हम सवर्ण संज्ञक वर्ण कहते हैं। और री की सवर्ण संज्ञा होती है। री री वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, ऐसा कहा जाता है। आप सभी को पता है कि री के ऋस्व दीर्घ और प्लूत भेद होते हैं, फिर ये आगे जाकर अपर भेद में डिवाइड हो जाता है। वो कैसा होता है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और फिर वो और आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं किसमें? अनुनासिक और अनअनुनासिक। इस प्रकार से ये री के 18 भेद होते हैं। और आप सभी को पता है हमेशा री का कभी भी दीर्घ नहीं होता है। री को या तो ऋस्व और प्लूत दोनों माना जाता है, इसलिए इसके 12 भेद होते हैं। इसका दीर्घ नहीं होगा तो 12 भेद हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर इनकी सवर्ण संज्ञा हो तो 18 + 12 कितने हो गए? साधारण सा गणित है, आप बता सकते हैं। 18 + 12 30 हो जाते हैं। उसके बाद देखें अगला प्रश्न है, सवर्ण होने के लिए समान होना जरूरी है? क्या क्या जरूरी है इसके लिए? देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न, ये दोनों समान होना जरूरी है। बाह्य यत्न इसके अंदर काउंट नहीं होता है। तो अगर अ और स दोनों ऑप्शन है तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, जहां पर लिखा है अ और स दोनों। अगला प्रश्न पूछा है, आड़ी रेखा किस स्वर के नीचे लगाई जाती है? आपको अभी मैंने लास्ट वीडियो में ही ये बताया था कि ऐसे स्वर जहां पर जिनको ऐसा लिखा जाता है ये उदात्त हैं। जिन स्वरों के नीचे आड़ी रेखा लगाई जाती है वो अनुदात्त हैं। और जिन स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह होता है वे स्वरित कहलाते हैं। बस इसी से संबंधित बात पूछी है कि आड़ी रेखा किस स्वर के नीचे लगाई जाती है। तो आपने अभी अभी यहाँ पर देखा ये अनुदात्त स्वर होता है। उच्चई उदात्तः, निच्चैरनुदात्तः और समाहार स्वरितः। इस प्रकार से प्रश्न होता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है आपको, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। यहाँ पर अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र पूछ रहे हैं और अंतिम सूत्र होता है इसका अ। ठीक है, याद रखिएगा। अष्टाध्यायी जो पाणिनि की रचना है 8 अध्यायों वाली है, इसमें प्रथम सूत्र होता है वृद्धिरादेच, ये प्रथम है। और अंतिम सूत्र है अ, याद रखिएगा, अंतिम से अ। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है घुमा फिरा कर। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर पूछा है माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम है। ये स्लाइड थोड़ी सी कट रही है, इसको समझेंगे। माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम पूछा है और आपको पता है यहाँ पर अक्षर समामनाएं, प्रत्याहार सूत्र, वर्णमाला सूत्र, है ना, वर्ण समामनाएं, इस तरह के सारे नामों को हमने देखा था। और एक और नाम है इसका शिव सूत्र जालम। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर कहीं ऑप्शन में आपको ये दिखता है तो आप इससे लॉस्ट फील नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये भी इसका अन्य नाम है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट होगा। उक्त सभी जो यहाँ पे लिखे हुए सारे के सारे माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम होते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, क्ष वर्ण में संयोजन है। क्ष वर्ण में किस किस का संयोजन है? आपको पता होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन है ये, क और श का संयोजन यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। यहाँ पर लोप संज्ञा विधायक सूत्र पूछ रहे हैं। तस्य लोप जो है ना, लोप संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। यहाँ ये वाला डी ऑप्शन जो है अदर्शनम लोप, ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। ये करता है कि अदर्शनम लोप, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसका लोप हो जाना चाहिए, अदर्शनम लोप। ठीक है। और फिर इसका लोप कर दीजिए, ये तस्य लोप से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा है, व्याकरण के प्रयोजनों में यह नहीं है। ठीक है। अब देखिए व्याकरण के प्रयोजनों में क्या क्या होता है। रक्षा, उह, आगम, लघु, असंदेह, ये सभी व्याकरण के 4 प्रयोजन हैं, जिनमें से अभी मैंने जो बोला है इनमें अशब्द ज्ञान नहीं आया है। तो आपको याद रखना है रक्षा, उह, आगम, 5 इसके प्रयोजन होते हैं। लघु और असंदेह, ये सभी इसके प्रयोजन है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हुआ, जो कि इसके प्रयोजनों में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि माहेश्वर सूत्रों में का निनाद जो है उसका विभाजन क्या है। मतलब डमरू की जो ध्वनि हुई थी उसका विभाजन, उसका क्रम क्या है। तो मैंने आपको सूत्र के माध्यम से, एक श्लोक के माध्यम से बताया था, नवपंचवारम ननाद ढक्काम, है ना, नृतावसाने
ननाद ढक्काम नव पंचवारम। तो यहाँ पे याद रखना है आपको नव पंचवारम, 9 बार डमरू बजा, उसके बाद 5 बार बजा, तो इस हिसाब से ये बना 9 + 5 बराबर कितने हो गए 14। इस कारण से 14 माहेश्वर सूत्र बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है उच्चारण स्थान कितने हैं। यहाँ पर उच्चारण स्थानों की बात पूछी है, उच्चारण स्थान मूल रूप से कितने हैं ये पूछा है, और यहाँ पर कुछ भी अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है। याद रखिएगा उच्चारण स्थान 7 हैं, हमेशा 7 ही रहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान हैं, याद रखेंगे ये 8 हैं। ठीक है, अब आपको 8 उत्तर देना है। साधारण रूप से पूछा जाता है उच्चारण स्थान कितने हैं, आप बताएंगे 7। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8। ओके, उरस को अलग से उच्चारण स्थान माना है। यहाँ पर पूछ रहे हैं अधोलिखित में से कौन सा उच्चारण स्थान नहीं है। देखिए कंठ उच्चारण स्थान है, दंत है, मूर्धा भी है, ये ग्रीवा लिखा है ना, ग्रीवा कोई उच्चारण स्थान नहीं होता है। अगला प्रश्न है कितने वर्ण दो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। ये 10 वर्ण हैं, जिनमें से सभी पंचम वर्ण जो कि वर्गों के साथ तो बोले ही जाते हैं और अलग से नासिका से भी बोले जाते हैं। फिर कुछ जो 5 वर्ण ऐसे हैं जो कि दो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे ए, आई, ओ, औ और व। ठीक है, ये सभी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा है अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछ रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 5 है। कौन कौन से हैं, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत और संवृत। इस प्रकार से 5 आभ्यंतर यत्न हमने पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे से याद किया था। और अगर ये प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न कितने हैं, या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न कितने हैं, या फिर प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर यत्न कितने हैं, तब आपका उत्तर होगा 4। इन्होंने ईशत विवृत को अलग से आभ्यंतर यत्न नहीं माना है, और ईशत विवृत में आने वाले वर्ण जो कि ऊष्म वर्ण है, जिन्हें विवृत के साथ में काउंट कर लिया है। इस प्रकार से ये 4 आभ्यंतर यत्नों को स्वीकार करते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद का जो पार्ट है, जो हमारा अभ्यास सत्र ही रहेगा, इसके आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में डालेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलें, मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू, बाय बाय।